हाँ जी सर, कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त। कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। तो यहां पर हमने पिछले क्लास में बिना किसी ज्यादा बातचीत के, बिना किसी हालचाल के, हालचाल यही है हम लोगों का कि पता ही है हालचाल कैसा है। एग्जाम 2 महीने बाद एग्जाम है, और 2 महीने बाद जिस बच्चे का एग्जाम है उसका हालचाल पता होता है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसका भी हालचाल पता रहता है। तो हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब एक ही ग्रुप के हैं, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एक ही ग्रुप में है हम लोग सब कोई। कहने का मतलब है कि पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक एमसीक्यू देखा होगा। एमसीक्यू को फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, एमसीक्यू डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि यही एग्जाम में आएगा। एमसीक्यू यहां पर डिस्कस करने का मतलब है, यहां पर एमसीक्यू को डिस्कस करने का मतलब है कि भाई साहब कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू में, ठीक है। एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। द फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। एक प्लेन ले लेते हैं मुर्गियों वाला। एक्चुअली पहले हमने इसी चीज को देखा था, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, गड़बड़ हो गया था, ठीक है। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और यहां पर एक प्लेन सीट है। ये वाला प्लेन सीट ले लो, ये वाला यहां पर रख देते हैं। जब इस प्लेन सीट को यहां पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये वाला एंड इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इंडक्शन के कारण। और पीछे जो होगा ये वाला जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा इंडक्शन के कारण, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि यहां पर P, यानी इस पीछे वाले, द फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, ये अदर साइड वाले प्लेन पर पूछ रहा है कितना होगा। दिया हुआ डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी इस वाले सिरा पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा और अवे फ्रॉम द प्लेन होगा। सेकेंड है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन टुवर्ड्स द प्लेन, यानी सेकंड केस में बोल रहा है कि प्लेन की तरफ होगा, यानी एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, और डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द, देखो टुवर्ड्स द प्लेन तो नहीं होगा। ये प्लेन जो है यदि कंडक्टिंग प्लेन है, देख लीजिए, तो कंडक्टिंग प्लेन है तो इसमें सर आइसोलेटेड कंडीशन तो होगा, इसमें आइसोलेशन तो होगा कंडक्शन के कारण। इसमें बेसिकली क्या होगा, इस प्लेन पर इसके कारण जो है प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इस प्लेन सीट पर किस तरीके का इस पर जो है फील्ड जनरेट होता है वो डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले ये कि अवे फ्रॉम द जरूर होगा, यानी इसमें या तो ए या फिर सी होगा, ए या सी होगा। अब है कि इस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। मैं इतना हिंट दे रहा हूं, आंसर तुम लोग खुद अपना ढूंढ लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा मेहनत अपने आप करना चाहिए। ये नेगेटिव हो जाएगा इंडक्शन के कारण, ये पॉजिटिव होगा। इसमें पॉजिटिव के कारण फील्ड अवे होता है, क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन आपका अवे फ्रॉम द ये है और एक अवे फ्रॉम द ये है। ए और सी में से कोई एक आंसर होगा, अपना आप ढूंढ लेना। थोड़ा माथा लगाओ दिमाग में अपने, इतना भी थोड़े बताएगा कोई कुछ तो रहस्य तो होना चाहिए। ए और सी में से कोई ना कोई होगा, इतना दिमाग में है, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन। अब इतने आसान सा क्वेश्चन, इंडक्शन वाले क्वेश्चन तुम लोग नहीं ढूंढ पाओगे, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम। अच्छा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। There are two kind of charges, positive charge and negative charge. The property which differentiate the two kind of charges is called amount of charges. Amount of charges कोई property नहीं होता है. Polarity of charges,
ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, कोई चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फील्ड ऑफ चार्ज, तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? पोलैरिटी से क्या करेंगे? किसी चीज को पोलराइज करेगा उससे क्या पता चलेगा? तो इसमें सबसे बढ़िया इसमें क्या दिख रहा है आपको? फील्ड ऑफ चार्ज, ठीक है, कि जो भी चार्ज है वो पॉजिटिव काइंड का है कि नेगेटिव काइंड का है, उसका फील्ड से वो डिसाइड हो जाएगा कि फील्ड किस तरीके का है, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अच्छा, दूसरा चीज कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज में क्या होता है? चार्ज जो है उसकी पोलराइज करने की क्षमता क्या है, किसी को कितना हद तक पोलराइज करता है, तो वो उसके चार्ज के स्ट्रेंथ पर आ गया। लेकिन फील्ड है जो डिसाइड कर देगा। फील्ड जो है इसमें सबसे जेन्युइन चीज लगता है, जिसमें कि आंसर होना चाहिए फील्ड ऑफ चार्ज। 13, a method for charging a conductor, a method for charging a conductor। चार्ज को, एक कंडक्टर को चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग जो है वो एक्सटर्नल सोर्स लगा करके तुम किसी चीज को चार्ज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। A method for charging a conductor without bringing a charge object in contact with it called object। किसी, जैसे इसको चार्ज करना है मुझे और बिना छुए चार्ज करना है, बिना कांटेक्ट किए चार्ज करना है। The method of charging a conductor without bringing a charge object in contact। चार्ज ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में नहीं लाना है। जैसे ये हाथ मेरा चार्ज है, मैं इसको टच कर दिया, ये भी चार्ज हो गया, ये तो कांटेक्ट के कारण हो गया ना। बिना कांटेक्ट किए हुए चार्ज करना है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। नजदीक ला देंगे, इसके सामने वाले सिरे में क्या हो जाएगा? चार्ज ऑटोमेटिक प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जैसे हमने इस वाले केस में देखा था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, मैग्नेटाइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोई मतलब यहाँ पे लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। समझ के बात को? अगला दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। इफ E डॉट ds इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन जो है, E डॉट, थोड़ा इसको बड़ा किया जाए कि दिखाई दे सबको, ये ठीक है, इतना ठीक है, इसमें दिख रहा है ना? यस। E डॉट ds इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर इंटीग्रल E डॉट ds का क्या मतलब है? यहां पर जो इंटीग्रल दिया हुआ है E डॉट ds, पहले इसका मतलब समझाओ मुझे तुम कि है क्या सर, ये कहीं देखा है क्या तुमने इसको? इंटीग्रल E डॉट ds, ये कहां देखा है तुमने? कहीं देखा है इसको? कहां पर हमने देखा हुआ है इसको? कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। अरे कुछ गॉस थ्योरम याद है? तो गॉस थ्योरम जब याद है तो गॉस थ्योरम में क्या होता था, ठीक है, E डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रल जो होगा किसी भी रीजन के लिए, किसी भी क्लोज रीजन के लिए E डॉट ds का इंटीग्रल जो होगा, यूनिफॉर्म समेशन जो होगा, ये होता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। याद है कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज रीजन। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज रीजन हम लोग कैसे निकालते हैं? यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में चीजों का, तो इंटीग्रल क्या करते हैं? क्लोज इंटीग्रल करते हैं E डॉट ds, ये होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस थ्योरम। तो यहां पर सर जो दिया हुआ है E डॉट ds 0 दिया हुआ है ओवर अ सरफेस, यानी एक सरफेस के लिए जो E डॉट ds का वैल्यू है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ना करके, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ना करके ये 0 है। अच्छा जी, यानी सीधी बात है कि यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 आ रही है, यानी टोटल फ्लक्स जो है कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब तो निकालेंगे हम, इसका मतलब क्या है? यानी टोटल फ्लक्स सरफेस से 0 है, इसका मतलब बेटा यही हुआ। आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द सरफेस वो 0 होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इसलिए टोटल फ्लक्स 0 होगा, ऐसी बात नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये जो तुम्हारा यहां पर होता है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है? तो ये क्यू जो होता है नेट चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस होता है। यदि उसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए तब भी तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और नेट चार्ज होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं होगा, उसके अंदर चार्ज हो सकता है, जैसे +2 कूलम -2 कूलम, लो चार्ज है कि नहीं अंदर, इसके अंदर चार्ज है तो सही, लेकिन नेट चार्ज न जीरो है जी। यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण जितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी उतना ही नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ आएंगी। तो नेट आउटफ्लो जो होगा फील्ड का, फील्ड जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ जा रहा है, तो नेट आउटफ्लो जो है फील्ड का जीरो हो जा रहा है। तो इस कारण से टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि ये नहीं कि अंदर फील्ड नहीं होगा, अंदर फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, एक कंडीशन हो सकता है कि टोटल नेट चार्ज अंदर जीरो है, जो भी चार्ज अंदर पड़े हैं क्लोज रीजन के अंदर, इसको हमने जोड़ा तो ये जीरो हो गया। तो ऊपर वाला 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, द चार्ज मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस। दूसरा कंडीशन यहां पे बोल रहा है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि जो चार्ज है ना वो आउटसाइड द सरफेस है। हो सकता है ये कंडीशन एक, यानी ये सरफेस है और चार्ज भैया तुमने यहां पे रखा हुआ है, तो हो सकता है, क्योंकि अंदर सरफेस के जो क्लोज रीजन है उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो काहे का फ्लक्स होगा? गॉस थ्योरम फेल करेगा वहां पर, फेल नहीं इन द सेंस कि मतलब अप्लाई नहीं होगा। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस, ये हो सकता है। अभी देखा हमने इस वाले केस में, जितना लाइन सरफेस को छोड़ रहे हैं उतना लाइन इन कर जा रहे हैं, बोथ बी एंड सी। देखो तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है कि नहीं है? नहीं हो सकता है, तो डी आंसर इसका सही होगा। क्योंकि देखो पहला केस भी हो सकता है कि चार्ज जो है वो रीजन के आउटसाइड में है, हाँ तो फ्लक्स जीरो होगा, हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि चार्ज ही नहीं है भैया। और सेकंड बोल रहा है कि जितना चार्ज इन कर रहा है उतना आउट हो जा रहा है, बिल्कुल ये कंडीशन भी हो सकता है। इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी और सी, दोनों आंसर हो सकता है। क्योंकि फ्लक्स आपको देखिए, जब भी किसी सीबीएसई ये बोलता है कि जब भी किसी कंसेप्ट को आप पढ़ रहे हैं, जब भी किसी कंसेप्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ के पढ़िए, उसका मतलब समझिए आप, तब आप चीज़ों का आंसर दे पाएंगे। मतलब समझे बिना आप फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, ठीक है, हाँ मतलब समझे बिना रट्टा मार लेंगे और आएगा आता पता कुछ है नहीं, बैठ के एग्जाम में बैठ के दांत निकालिएगा, दांत चेरिएगा बैठ करके, इधर दांत देखिएगा उधर देखिएगा, एंटीना घुमाइएगा बैठ के एग्जाम में बस खाली। तो जितना पढ़ो मतलब समझ के पढ़ो, ठीक है। और यही मतलब समझाने के लिए बार बार तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर हैं लगे हुए हैं हम भी, बीच में 1-2 दिन कभी डिस्टर्ब होता है, कोई बात नहीं है, वीडियो तो आ तो रहा है ना, पूरा करेंगे एकदम समय से साथ। नेक्स्ट दिया हुआ है 15 क्वेश्चन। अब देखो 15 क्वेश्चन जो है यहां से थोड़ी सी जो है कहानी, यहां से कहानी अब थोड़ी सी बदलेगी। अ कप कॉन्टेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, एक कप में 250 ग्राम पानी है। द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। देखिए ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से पहला या दूसरा एग्जाम्पल है ये पहले चैप्टर का। मैं इसको वहां पे समझा देता हूं, क्योंकि यदि मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊंगा तो ये थोड़ा सा लंबा समय लेता है, तो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं करना क्या है वो कर लीजिएगा। ये बोल रहा है कि 250 ग्राम पानी है, कितना पानी है? 250 ग्राम वाटर है, उसमें कितने नेगेटिव चार्ज होंगे ये निकाल दो। तो किसी भी चीज में नेगेटिव चार्ज किस चीज के कारण होता है? एक कप में कितना पानी है? 250 ग्राम है। तो किसी भी चीज में नेगेटिव चार्ज किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो कहीं पर भी यदि तुम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल देते हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर एक्चुअली इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दोगे तो नेगेटिव चार्ज पता चल जाएगा। तो 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 250 ग्राम में कितने वाटर के मोल्स हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले क्या निकाल देना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है, कितना में?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, 250 ग्राम की बात हो रही है, तो 250 में आप 18 से डिवाइड कर दीजिए, इतने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो इतने मोल्स हैं वाटर के, अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर को वो निकाल लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250/18, ये इतने मॉलिक्यूल हो गए। यानी 250 ग्राम पानी में इतने पानी के मॉलिक्यूल होंगे। जैसे 250 ग्राम तुम सरसों लेते हो, सरसों समझते हो नहीं समझते हो? नहीं समझते हो तो लानत है इंडिया में रहने का, साइड लो यहाँ से। एक भारत जो है गांवों का देश है कि नहीं है? तो शहर वाले लोग जिनको सरसों नहीं पता वो साइड ले यहाँ से, कोना पकड़े कहीं पर जाकर के। मान लो तुमने 250 ग्राम सरसों लिया, तो उसमें सरसों के दाने कितने हुए? उसी तरीके से 250 ग्राम तुमने पानी लिया तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल कितने हुए, उसी हिसाब से। मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा तुमने 11th क्लास में। तो ये हो गया इतने मॉलिक्यूल है। अब देखो एक मॉलिक्यूल पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन के पास 8 होगा, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास टोटल 10, यानी एक मॉलिक्यूल पानी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल पानी में कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम पानी में 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें किससे गुना कर मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर 23 कूलम। बोलो हाँ कि ना? सॉरी, ठीक है, 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कभी कभी आदमी भावनाओं में बह जाता है। ठीक है, तो ई का इतना कूलम होगा। अब यहां पर जो है इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, कितना हो जाएगा? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम इंटू 6.022 10 टू पावर 23 इंटू 250/18 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो इसमें नहीं नेगेटिव नहीं, मैग्नीट्यूड खाली पूछ रहा है ना, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव तो होगा ही होगा, वो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लिया जाए। तो देखो ना पहले से यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, 1.6 इंटू 6.022 इंटू 25/18, ये हो जाएगा 2025। 25 में से 19 जीरो गया, कितना बचेगा? अरे ये 2 जीरो इसके साथ ऐड होगा, ये 25 हो जाएगा। 25 में से 19 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक, कुछ छूटा नहीं ना इसमें? देखो तो कुछ छूटा नहीं ना है? नहीं कुछ छूटा है तो यहाँ पर जो है थोड़ा कैलकुलेटर निकालते हैं। ठीक है, CALCU, ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर निकालते हैं हम लोग और थोड़ा करते हैं। कितना है? 1.6 है कि नहीं है? 1.6 इंटू 6.022 इंटू 25 इंटू नहीं डिवाइड, नहीं डिवाइड छोड़ो, यहाँ पहले इक्वल टू कर लो ना। इक्वल टू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 18 ना, 18।
13.4 आ रहा है लगभग, है ना? 13.4 इंटू 10⁶, ठीक है। ये वाला आंसर आ रहा है ए। 13 इसमें आ रहा है ना जी, यहाँ पे देखो 13.3, तो ये डेसिमल इधर करोगे तो 1.34 आ जाएगा ये, और एक जीरो यहाँ पर पावर 6 हम लोग का जो आ रहा है ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.34 इंटू 10⁷, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा आ जाएगा? हमारा आ जाएगा पहला ऑप्शन, इसमें 15 का। क्लियर है ना? है? चलो जी आप हट जाइए, ठीक है। और आप देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये तरीका है नॉर्मली, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने कहा था ना कि इसमें जो भी न्यूमेरिकल आएगा, जो भी चीज आएगा, वो एनसीईआरटी के लगभग न्यूमेरिकल इसमें कवर है। एनसीईआरटी के लगभग न्यूमेरिकल इसमें कवर है, लगभग कंसेप्ट कवर है जो आपको चाहिए एग्जाम के लिए। और एग्जाम से एमसीक्यू कोई बढ़िया से करके चला गया ना, और डेरिवेशन और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है करके चले जाओ, एकदम टनाटन मामला फिट रहेगा। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, टाइम थोड़ा बताना कितना हुआ? 30 होगा तो बताना। When the distance between two particle is halved, ओके जी, इसको हटाओ। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया और कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? यहां देखना, F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r² के, ठीक है। r² प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, चार्ज उतना ही रह रहा है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? इसका हाफ करोगे तो हाफ ऊपर जा रहा, कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा फोर्स, नहीं हो जाएगा? हाँ 12th में हो तुम लोग यार, इतना तो कर सकते हो, 4 गुना हो जाएगा, यानी डबल 4 टाइम्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो डिस्टेंस जब डिक्रीज करोगे तो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस हाफ होगा, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो ये ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? फोर्स 4 गुना, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा ना। और वैसे भी जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही रह रहा है, तो ये घट जा रहा है, समझ रहे हो बात को ना? तो ये घट जा रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 1/2 का सवाल ही नहीं है, 1/4 का सवाल ही नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस हाफ होने से डबल नहीं होगा, स्क्वायर का रिलेशन है यहाँ पर, तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब नॉर्मल लॉजिक भी लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी तुम लोग जानते हो कि 2 चार्जेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। लो जी, 2 चार्ज ले लो Q1 एंड Q2 d अपार्ट, और यहाँ पर एयर है। देखो एयर या वैक्यूम हम लोग सेम ही समझते हैं, समझ रहे हो बात? VACW, एयर और वैक्यूम का मतलब सेम समझो। कूलम फोर्स बिटवीन देम इज F, तो चलो इसके बीच फोर्स कितना हो गया? ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये एयर या वैक्यूम में सेम है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लेस्ड बिटवीन देम, कुछ याद आ रहा है? 3 वीडियो जो मैंने कंसेप्ट का बनाया हुआ है वहीं पर इसको डायरेक्ट डिस्कस किया गया है। 3 वीडियो जो मैंने कंसेप्ट का डिस्कस किया है वहां पर डायरेक्ट इसको डिस्कस किया गया, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। अब इन्हीं चार्ज के बीच में क्या किया गया है? इन्हीं चार्ज के बीच में देखो लाल कलर से मैंने ऐसे किया होगा, वीडियो देखना सब, Q1 Q2, इनके बीच में एक मटेरियल डाल दिया गया, डिस्टेंस उतना ही रखा गया, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? तो मैंने बतलाया था कि फोर्स हो जाएगा जितना एयर में होगा उसका K टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब जाकर के यदि आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी चीज में आपको कंसेप्ट नहीं पता है, यदि आपने कंसेप्ट नहीं किया हुआ है तो सर आपको कंसेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? आपको कंसेप्ट करना चाहिए, आपको कंसेप्ट करना पड़ेगा। 3 वीडियो है, कंसेप्ट कीजिए, आप उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो आपको बहुत कुछ चीज समझ में आएगी। मैंने उन चीजों को उसमें नहीं डाला है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहीं पर समझ में आ जाएगा। बाकी मोस्टली चीजें वहां पर वो हैं जो चैप्टर की आत्मा है। आत्मा समझते हो ना? आत्मा मेन चीज, ठीक है। या चैप्टर का आत्मा नहीं समझते हो तो शरीर का स्पाइनल कॉर्ड तो समझ रहे हो ना, रीढ़ की हड्डी है वो,
और रीढ़ की हड्डी नहीं समझते तो तुम इंडियन नहीं हो, साइड लो यहाँ से। अब कितने बच्चों को आजकल कुछ बोलो ना ये चीज, बोलते हैं क्या होता है ये, अरे इतना तो सब कुछ जानता है बहुत सारे। देखो तो फोर्स जो होगा ना के टाइम्स, यही देखो जब भी दो चार्ज के बीच में, जब भी दो चार्ज के बीच में कोई मटेरियल लाओगे डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, 30 हो गया क्या? अब यहां पर 18 नंबर पे आ जाओ। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एट अ सेपरेशन R। 2 पॉइंट चार्ज है जिनके बीच का सेपरेशन कितना है? देखो किसी चीज को घर पे, अच्छा ये घर यहां पर मैं हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हो, बैठ के दांत निकाल के पढ़ लोगे, ही दांत निकाल के पढ़ लिया, भाई पढ़ लिया ठीक है, कम से कम ये क्वेश्चन जो है बैठ करके ना साउंड म्यूट कर दो, और कम से कम एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कम से कम उसके बाद खुद क्वेश्चन को थोड़ा बनाओ। 1 घंटा वीडियो देखो, जितना देर के वीडियो देखो, और फिर उतना समय लगा करके थोड़ा सा इसको सॉल्व खुद करो ना कंसेप्ट से, तब मजा आएगा, तब समझो तुम्हारी तैयारी होगी। अब तैयारी का मतलब नहीं है बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म तो है नहीं कि बैठ के एंटरटेनमेंट पॉपकॉर्न के साथ और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए देख लेंगे मल्टीप्लेक्स में। ये फिजिक्स है, ये इसको कहीं से भी देखा जा सकता है। ठीक है, खेत में, खलिहान में, पेड़ पे बैठ के, भूसौली में बैठ के, भूसौली समझते हो नहीं जानते हो, साइड लो यहाँ से, इंडियन तुम नहीं हो। ठीक है, झोपड़ी में बैठ के, महल में बैठ के, ट्रेन में बैठ, कहीं बैठ के देख सकते हो, समझ सकते हो, इसमें फिजिक्स है। तो देखो यहां पर आगे देखते हैं। 2 point charges Q1 Q2 are separated R, the force affecting between them is given by this। अरे कूलम्स लॉ लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यानी Q1 Q2 डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर फोर्स है K Q1 Q2 बाई R²। चलो जी, द कांस्टेंट K डिपेंड अपॉन, ये लो जी, कौन सी बड़ी बात है, K, ये K जो है यहाँ पर, ये K, तो ये K क्या होता है, इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी आपको पता है, और परमिटिविटी क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल को डिसाइड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल जो दोनों के बीच में, मटेरियल मीडियम क्या है, दोनों के बीच में क्या जो है, दोनों के बीच में जो मीडियम है उस पर ये डिपेंड करता है, यानी ये डिसाइड करता है किस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यदि इसके बीच में कोई चीज हम लोग डाल दें, इसके बीच में कुछ चीज डाल दें, किस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हो करके पास कर पाएंगे, वही ना डिसाइड करती हैं दोनों के बीच में फोर्स। तो ये प्रकृति पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा, तो ये भी नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो इसमें दिया है ओनली ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, ओनली ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्ज, बोथ ए एंड बी, नाइदर ऑन ए नॉर ऑन बी। कांस्टेंट के डिपेंड की बात कर रहा है, के किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। देखिए आप यूनिट जो लेंगे, तो यूनिट लेंगे तो अलग अलग यूनिट लेंगे, तो इसकी वैल्यू के की अलग अलग आएगी, सीजीएस में अलग आएगी, एसआई में अलग आएगी, लेकिन यहाँ के की वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, कांस्टेंट के डिपेंड ऑन, हाँ वैल्यू बोल सकते हो। तो इसमें देखो यूनिट पर भी डिपेंड करेगा, किस तरह का आप यूनिट ले रहे हैं मेजरमेंट, और मीडियम उनके बीच में बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, तो बोथ ए एंड बी इसमें आंसर होगा, बेस्ट आंसर बोथ ए एंड बी होगा। अदरवाइज ए और बी मारते हैं तो कोई भी, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। क्लियर है? 19 क्वेश्चन, 3 चार्जेस प्लस Q प्लस 4Q Q and Q placed at a straight line L point at a distance 0, L/2 and L respectively. What should be the Q in order to make the net force Q2 भी 0? हाँ ये बढ़िया, देखिए ये क्वेश्चन आने लग गया। आप जिस तरह के क्वेश्चन साइड बुक में, रेफरेंस बुक में पढ़ेंगे, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आने लग गए। ठीक है, थ्री चार्ज है प्लस 4Q। ठीक है, चलो यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पर है प्लस 4 इंटू ए स्मॉल q, ये ओरिजिन पे मान लो, है ना, और फिर L/2 यानी डिस्टेंस, यहाँ इससे L/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे जो है वो कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, और फिर डिस्टेंस L पे यहाँ से, यानी फिर L/2 डिस्टेंस इससे, ये जो है कौन सा चार्ज है,
स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है सर। अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट शुड बी क्यू इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन क्यू बी 0। अब इस क्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए, इस क्यू पर क्या वैल्यू होना चाहिए, इस क्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए कि इस पर नेट फोर्स 0 लगे। इस पर नेट फोर्स 0 ना चाहिए जी, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके कारण ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके बीच का फोर्स जो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, तो इसको F1 मान लो, यानी इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर लगेगा, रिपल्सन होगा, F1 मान लो। ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, तो ये भी इसको इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा, इसको F2 मान लो, इसके द्वारा इधर फोर्स लगाया हुआ, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा K दिस इंटू दिस 4K इंटू कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। तो ये F1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 2 यानी 4 2 जा 16, देखिए 2 ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 16 स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा F2 निकालो, F2, तो F2 इन दोनों के बीच का फोर्स है ना, ये हो जाएगा K नहीं Q इंटू Q। अच्छा इन दोनों के बीच का भी तो डिस्टेंस L/2 ही होगा, क्योंकि यहां से यहाँ L है, ये L/2 है, तो ये भी L/2 होगा, तो ये हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। तो F2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा K और Q और यहाँ पे हो जाएगा 4, ये L स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ये F1 और F2 एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट है ना जी। तो ये नेट फोर्स 0 इस पर होने के लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर F1 माइनस F2 कितना होना चाहिए 0। तो F1 यानी F1 बराबर क्या होना चाहिए, सीधा F1 बराबर F2 करो ना, हमको मैग्नीट्यूड से ना मतलब है कितना होगा, कहाँ गया, कैपिटल Q की वैल्यू पूछ रहा था ना, इसमें कोई नेगेटिव तो नहीं ना है जी। व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन, ओ शिट, इस पर नेट फोर्स 0 निकालना था, हमने ध्यान नहीं दिया। व्हाट शुड बी Q का वैल्यू क्या होना चाहिए कि इस पर 0 हो जाए। गजब हाल है, गड़बड़ा गया मामला, गड़बड़ाया नहीं है, ठीक है, इसके कारण इस पे फोर्स तो नहीं गड़बड़ा गया, क्वेश्चन पढ़ने में मिस इंटरप्रेट कर दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हम लोग। देखो सबसे पहले इस पर फोर्स 0 होने के कारण, ठीक है, इस पर फोर्स 0 कब होगा, देखो इसके कारण फोर्स जो है इस पर फोर्स इधर लगेगा और इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, तब तो इस पे 0 नहीं हो पाएगा। यदि ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, किधर की तरफ, टाइम कितना हुआ देखो तो जल्दी, फिगर अलग बना दो हमको, क्वेश्चन हम लोग गलत पढ़ लिया था, जल्दीबाजी में पढ़े गड़बड़ हो गया। प्लस 4Q और ये Q, ये 0 और यहां से यहां L/2 है और यहां से यहां इसकी डिस्टेंस जो है L है। इस पर बोल रहा है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए, इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और यदि ये भी पॉजिटिव हुआ तो ये भी इधर फोर्स लगा देगा ना, रिपल्सन, तब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, किसी शर्त पे नहीं होगा, तब दोनों फोर्स जुड़ के इसको इधर धकेल देंगे। यानी ये जब इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगा रहा है तो ये चार्ज पक्का नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तब जाके दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, यानी इसको नेगेटिव होना चाहिए। एक धकेले इसको और दूसरा इसको खींचे, एक धक्का देगा यानी पुश करेगा और एक पुल करेगा, तब जाके इस पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि दो फोर्स इक्वली और अपोजिट होंगे तभी जाकर के
नेट फोर्स 0 होगा, यानी इसका साइन सबसे पहले नेगेटिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब चलो इसके बीच फोर्स निकालो कितना होगा, तो इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो, इसके और इसके बीच फोर्स जो है कितना हो जाएगा, F1, ये हो जाएगा K 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। F2 कितना हो जाएगा, F2 मतलब ये वाला फोर्स, इसके बीच का फोर्स, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q और L/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा K 4QQ बाई L स्क्वायर। अब देखो तो इस पर नेट फोर्स होने के लिए F1 F2 0 होना चाहिए, F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो F1 कितना है, ये है तुम्हारा K 4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K 4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस ये कितना है K 4, इसमें 4 नहीं ना है, अच्छा इसमें 4 ऑलरेडी है, K 4 स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q L स्क्वायर बराबर 0। तो देखो K कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, K कैंसिल, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, यानी यहां बचेगा K स्क्वायर प्लस QQ बराबर 0, ठीक है। यहां करो इसको, इसमें से Q कॉमन कर लो, Q कॉमन करोगे तो Q प्लस कैपिटल Q बराबर 0, यानी ये इधर आके 0 हो गया, यानी Q प्लस कैपिटल Q बराबर 0, कैपिटल Q बराबर माइनस Q, कितना होना चाहिए, यानी जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू होना चाहिए माइनस Q, ए आंसर होगा इसका। यानी जब कैपिटल Q की वैल्यू माइनस Q होगी तब जाकर के जो होगा नेट फोर्स इस स्मॉल q पर 0 होगा। मैंने इस पर ध्यान दिया नहीं था पहले वाले केस में, समय हमारा वेस्ट गया, कोई दिक्कत नहीं है, होता है हमारे साथ। तो ये कैपिटल Q जो है का वैल्यू, ठीक है, माइनस Q के इक्वल होगा, तब जाकर के छोटे वाले जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर चीजों को थोड़ा सा हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 30 हो गया, कोई नहीं, इसको निपटा के देख लेते हैं। An electron falls through a rest through a vertical distance h uniform and vertical upward directed electric field E. The direction of electric field now reverse, keeping the magnitude. ये NCERT ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से फॉल करता है वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E. The direction of electric field now reverse, keeping the magnitude same. A proton allowed to fall the rest through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time fall of, देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम बचा नहीं है, इसको फिर आगे जो है इसको आगे मिला करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल पढ़ेगा, इसको डिस्कस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ते का एक चैप्टर हम लोग का है ना जी, बढ़िया बड़ा बड़ा चैप्टर एक हफ्ते का है, ठीक है। तभी इसमें हमारे पास कितना बचा हुआ है, पिछला 4 वीडियो हुआ है, 5वां है, ठीक है, 6-7, चौथा वीडियो है, ये 5वां वीडियो ना है, 5वां है, तभी 2 वीडियो और बचा हुआ है, 2 वीडियो में अच्छा खासा और न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो फिर स्क्वायर होते हैं, देखो अब जल्दी जल्दी समझाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, टाइप है नहीं अभी फिलहाल, तो मजा आएगा नहीं ना, दिक्कत ये है। तो इसको फिर 20 से लेके फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर इसमें बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रह जाएगा इसको, ठीक है। मिलते हैं। देखिए ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, डेली डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गेन होगा ना। डेली आप भी लगे रहेंगे, 5-10 क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको भी फायदा करेगा, ठीक है। इसका 2 वीडियो और बनाऊंगा मैं पहले चैप्टर के लिए, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को बैठे बैठे मिल जाएंगी और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत फायदा करेगा आपको ये, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में तो खैर ज़्यादा वीडियो चलेंगी इस पर, ठीक है, और ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तभी शुरुआत हो रहा है तो धीरे धीरे लेके चल रहे हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और जो यदि आपने कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।